ओके नाउ एवरीबॉडी शुरू करें। यस सर। ओके तो भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नेटवर्क एनालिसिस को शुरू करने वाले हैं। नेटवर्क को देखेंगे, है ना। सबसे जो क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा डर लगता है इस चीज से बहुत बच्चों को, है ना, कि कोई भी अगड़म बगड़म नेटवर्क दे दिया तो समझ में नहीं आता इसको सॉल्व कैसे करें, है कि नहीं, पता है। चलो भाई, सर इस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट आएगा? कौन सा सब्जेक्ट आएगा मतलब इस जॉब जिम के अंदर। सिलेबस तो पूरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, पीडीसीएल का जो कोचिंग प्रोग्राम है उसमें जो भी आपका गवर्नमेंट पीएसयू लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो जो सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं वो सारे कवर होंगे। जॉब जिम का सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है, चलो फिर से मैं आज एक बार शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, मतलब सर मेरा डाटा खत्म हो गया था ना, इसलिए अटेंड नहीं कर पा रहा था। कौन बोल रहा है? सर अभिजीत। अभिजीत, ठीक है, कोई नहीं, मैं आज पूरा शेयर कर दूंगा। फिर से एक बार सिलेबस आप देख लेना, है ना। सो भाई सब लोग आ गए, सब लोग अगर खुद का जो नाम है ना, नाम से कनेक्ट हो तो अच्छा लगता है। रिनेम कर लो अपने आप को, जो जो तो अच्छा लगता है देखने में, है ना। भी होगा। हाँ हाँ, माइक्रो प्रोसेसर होगा 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 माइक्रो प्रोसेसर भी कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। सो भाई, जब नेटवर्क एनालिसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं, नेटवर्क, तो अभी तक हमने जो समझा, अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्या समझा, हमने सिर्फ बेसिक आइडिया लिया है, किसी चैप्टर वाइज कुछ बात नहीं की है, स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड कुछ बात नहीं किया है। बात जो कर रहे हैं हम लोग क्या है, जनरलाइज्ड वे में कर रहे हैं कि पावर क्या है, एनर्जी क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है। तो थोड़ा सा बेसिक मशीन्स वगैरह कैसे काम करते हैं उसका एक आइडिया लिया है कि एक बेस आइडिया बने। सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नेटवर्क थ्योरी, और नेटवर्क थ्योरी या फिर नेटवर्क एनालिसिस जो चैप्टर है वो हर एक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो गेट ईएसी हो, आपका एसएससी जेई हो, एपीडीसीएल का एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स हो, नेटवर्क एनालिसिस हमको चाहिए। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का नेटवर्क एनालिसिस आएगा, कि कितना क्लमजी सर्किट हो सकता है, उसमें आपको ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स वगैरह देखने हैं नहीं देखने हैं, और सिर्फ डीसी से चलेगा कि नहीं चलेगा नेटवर्क, है ना। तो जो गेट ईएसी लेवल पे हम जब करते हैं तो हमको ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स वगैरह देखना जरूरी है। जो भी डिग्री इंजीनियर्स है उनके लिए हम लोग थोड़ा एडवांस एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, या फिर क्लास के बाद एक्स्ट्रा सेशंस लेंगे, जिसमें हम लोग वो सारी चीजें करेंगे जो जैसे आपके ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हो गए, कैपेसिटर का स्विचिंग। सर माइक्रोफोन किसी का म्यूट कर देता हूँ एक। सर म्यूट कर दिया सबको। हाँ, तो जो भी डिग्री इंजीनियर्स है, बीटेक है, बी है, तो हम लोगों को क्या है कि एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, जैसे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स वगैरह वो सब, और फिर आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस के हिसाब से जो होता है वो सारी चीजें। बट जेई लेवल में या फिर नॉर्मल जो बेसिक लेवल पे हम सिर्फ क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस के हिसाब से हम काम चला सकते हैं। फिर हम यहाँ पे पहले इंडिपेंडेंट सोर्सेस से करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस देखेंगे, फिर डिपेंडेंट सोर्स होने से किस तरीके से सॉल्व करना है,
अगर वो टाइम वेरिएंट है और रेस्पॉन्स आ रहा है टाइम वेरिएंट, तो कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें देखेंगे। सो शुरू करते हैं नेटवर्क थ्योरी। और नेटवर्क जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट हो सकता है कोई रजिस्टर हो सकता है कोई इंडक्टर हो, या फिर हो सकता है कोई कैपेसिटर हो, या फिर कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दिए हुए हो सकता है ना। सो मेनली हमको जो 3 एलिमेंट मिलते हैं RLC, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ये RLC होता है हमारा तीनों का तीनों किस टाइप का एलिमेंट है ये? दे आर पैसिव एलिमेंट्स, है ना, दे आर पैसिव एलिमेंट्स। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों क्या है? पैसिव एलिमेंट है। तो जब हम पैसिव एलिमेंट बोल रहे हैं तो पैसिव क्यों बोल रहे हैं, और कौन कौन से एलिमेंट्स को हम पैसिव बोल सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि पावर एब्जॉर्बिंग, पावर एब्जॉर्बिंग, ओके, पैसिव एलिमेंट मतलब क्या है? पावर एब्जॉर्बिंग। पैसिव एलिमेंट वही होता है ना सर, जो मूव नहीं करता, मूवेबल नहीं होता। मूव नहीं करता है? रेजिस्टेंस कहाँ मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है? जैसे रिले हुआ एक्टिव एलिमेंट, वो थोड़ा मूव करता है उसमें अपना रिले में वो। और एक होता है ये पैसिव एलिमेंट जिसमें कुछ भी मूव नहीं करता, वो नॉर्मल। नहीं, वो सॉलिड स्टेट और मूविंग आप बोल रहे हो, वो नहीं है। हम पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स की, सर्किट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे हो गया आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, या फिर हो गए डायोड, हो गया आपके ओपैम, हो गए ट्रांसफॉर्मर, हो गया, है ना। तो हम पैसिव एलिमेंट्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट को हम पैसिव बोल रहे हैं? जैसे पावर एब्जॉर्बिंग, है ना। अब अगर हम देखें तो इंडक्टर और कैपेसिटर, रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर तो कभी भी पावर देता नहीं है, वो पावर को लेता है, एब्जॉर्ब करता है, हीट के हिसाब से रिलीज करता है। हमने अभी तक देख लिया है वो चीज, है ना। तो रेजिस्टेंस, जब भी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी है, और उसके थ्रू जब भी करंट पास कर रहा है तो फिर हीट रिलीज हो रहा है, हमने देखा है कि पावर लॉस हो रहा है। इंडक्टर और कैपेसिटर की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि इंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एनर्जी को स्टोर करके रखता है और फिर रिलीज भी तो करता है ना। इंडक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा और एनर्जी को रिलीज भी करेगा। सिमिलरली कैपेसिटर अगर देखो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के हिसाब से एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है और फिर रिलीज भी करता है ना। तो ये जो पॉइंट है कि पावर एब्जॉर्बिंग, तो क्या सिर्फ पावर एब्जॉर्बिंग एक पॉइंट से हम डिफाइन कर सकते हैं पैसिव एलिमेंट को? नहीं कर सकते, है ना। सो क्या बोले कि पैसिव और एक्टिव में क्या अंतर है? फिर कोई और बताएगा? पावर जनरेट करता है एक्टिव एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट पावर जनरेट करता है ना, पावर जनरेट करता है, ओके, पावर जनरेटिंग मैंने लिख दिया। अब मेरे को बताओ, ओपैम, ओपैम या फिर कोई भी बीजेटी ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर, वो एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट। कोई भी बीजेटी, फैट, यूजेटी, एससीआर का जितना सारा एलिमेंट्स है, वो एक्टिव है कि पैसिव है? सर एक्टिव है सर, एक्टिव। सर एक्टिव। एक्टिव है। तो क्या वो पावर जनरेट करता है? नहीं सर, पावर नहीं। जनरेट नहीं करता, वो स्विचिंग है, स्विचिंग डिवाइस है सर। सर वो एम्पलीफाई करता है पावर। एम्पलीफाई कर सकता है, ओके। तो हमने देखा कि अगर पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कैपेसिटर एब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज भी कर सकता है ना। तो पैसिव एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन receive energy and convert it into heat or
store it in electric और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या कर रहा है, वो एनर्जी को रिसीव कर रहा है, आइदर वो हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है जैसे अपना रजिस्टर करता है, या फिर वो स्टोर कर लेता है आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर और मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ इंडक्टर। चलिए ये तो समझ में आया। और क्या कर सकता है कि हमने देखा कि ये तो डिलीवर भी करता है। अगर मैं कहता हूं कि एक्टिव एलिमेंट डिलीवर्स पावर और एनर्जी, डिलीवर्स एनर्जी, तो भाई मेरा ये एलसीबी डिलीवर करता है। तो कैसे यहाँ पे डिस्टिंग्विश करेंगे कि पैसिव एलिमेंट्स कैन डिलीवर पावर और एनर्जी, कैन डिलीवर finite energy. Okay, finite energy for finite time. अब finite amount of time, अब ये डिस्टिंग्विश हो गया कि पैसिव एलिमेंट डिलीवर तो कर सकता है एनर्जी, लेकिन वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, क्वांटिटी फाइनाइट है और एक शॉर्ट पीरियड के लिए, फाइनाइट टाइम के लिए ही डिलीवर कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टाइम के लिए डिलीवर कर पा रहा है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पैसिव एनर्जी। जैसे कैपेसिटर कितना देर, एकदम मोमेंटरीली चार्ज खत्म होता है कैपेसिटर का, है ना, चार्ज होता है डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको सोर्स नहीं बोल सकते हो कैपेसिटर। इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है वो इमीडिएटली डिस्चार्ज होता है, ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए वो किसी एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। और क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, बीजेटी है, ओपेम है, तो ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब इनको हम एक्टिव एलिमेंट बोल रहे हैं। तो इनको पैसिव क्यों नहीं बोल रहे हो, तो पैसिव एलिमेंट्स आर दोज व्हिच कैन नॉट process or amplify the signal। तो हर वो डिवाइस जो सिग्नल को, इनकमिंग सिग्नल जो है उसको प्रोसेस कर पा रहा है या फिर एम्पलीफाई कर रहा है, सिग्नल के ऊपर उसका कंट्रोल है ना, एम्पलीफाई कर दे रहा है, तो वो सारे क्या है, एक्टिव एलिमेंट बन रहे हैं। और पैसिव एलिमेंट वो होता है जो प्रोसेस नहीं कर पाता है सिग्नल को, जो सिग्नल आ रहा है उसी हिसाब से जाएगा, वो या तो हीट की तरह उड़ा देगा या फिर वो स्टोर करेगा और फिर से डिस्चार्ज कर देगा। सो मेनली हमारे क्या हो गए, आरएलसी, ये तीन हो गए अपने पैसिव एलिमेंट्स। और एक्टिव एलिमेंट्स की बात जब करते हैं तो फिर से वो हो गया कि भाई सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट, पावर जनरेटिंग एलिमेंट्स जितने सारे हैं, पावर सप्लाइंग है, एनर्जी सप्लाइंग है, वो डिलीवरिंग एनर्जी जो है फॉर इनफाइनाइट टाइम, फॉर इनफाइनाइट टाइम। तो ये क्या कर रहा है, डिलीवर्स एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम। और क्या लिख सकते हैं, कैन एम्पलीफाई and process, can amplify and process the signal। अब क्लियर हो गया कि भाई प्रोसेस कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, तो वो सारे हमारे एक्टिव एलिमेंट्स है। लाइकवाइज जितने सारे आपके ट्यूब डिवाइसेस है, ट्यूब डिवाइसेस क्या क्या है, लाइकवाइज योर वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। ये सवाल कभी कभी आता है, जेई लेवल में भी आता है और एई में इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन देख सकते हो। लाइकवाइज ट्यूब डिवाइसेस, क्या क्या ट्यूब डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके वैक्यूम डायोड हो गए, पहले हम लोग यूज करते थे, आजकल तो सेमीकंडक्टर आ गया तो ट्यूब डिवाइसेस नहीं यूज हो रहे,
लेकिन पहले क्या थे, वैक्यूम डायोड हो गए, वैक्यूम ट्रायड हो गए, है ना, और फिर आपके वैक्यूम पेंटोड हो गए। तो ये सब पहले हम लोग यूज करते थे। जो ट्यूब डिवाइसेस है वो सारे क्या है आपके एक्टिव एलिमेंट्स में आ रहे हैं। और फिर क्या है, गैस ट्यूब्स हो गए एक्टिव में, जितने सारे गैस ट्यूब्स है वो सारे एक्टिव डिवाइसेस है। गैस डायोड्स हो गया, थायरेट्रॉन हो गया, गैस बीजेटी ओपियम बीजेटी ओपम तो आपके ट्यूब डिवाइस में नहीं आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर ग्रुप में आ रहे हैं, है ना। सो गैस डायोड्स हो गए आपके, थायरेट्रॉन। तो ये सारे जो डिवाइसेस है ये सारे आपके एक्टिव डिवाइस में आ रहे हैं, ट्यूब डिवाइस में। फिर सेमीकंडक्टर में अगर हम देखेंगे, सेमीकंडक्टर जितने सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जितने सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो सारे क्या है हमारे एक्टिव एलिमेंट्स में आ रहे हैं। लाइकवाइज योर बीजेटी, फेट, यूजेटी, आपके एससीआर, मॉसफेट, फेट, आईजीबीटी आईजीबीटी। हाँ, तो ये सारे जो भी है आपके ओपम, ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो ये सब क्या है आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो एक्टिव एलिमेंट हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं एक्टिव एलिमेंट? क्योंकि ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो भाई जंक्शन डायोड क्या वैक्यूम होगा? ट्यूब क्यों रहते हैं एक्टिव? जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है? एक्टिव होगा सर वो भी तो, क्योंकि वो भी तो वो कंट्रोल करता है ना, मतलब स्विचिंग, वो भी स्विचिंग है ना सर, उसमें भी आपका डिलीवर कर रहा है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह। जंक्शन डायोड आपका पैसिव एलिमेंट है। जंक्शन डायोड क्या है? पैसिव एलिमेंट। फेस्टिवल तो सर, जंक्शन डायोड, हेलो सर, हाँ बोल रहे क्या, अब अभी बोले एक्टिव एलिमेंट में पावर जनरेटिंग बोले ना, तो अभी ये सेमीकंडक्टर तो थोड़ा समझने नहीं आया, जो बीजेटी एसीआर इसमें पावर जनरेट होता है, उसीलिए क्या बोले? नहीं, पावर जनरेट तो नहीं कर रहा है ना। अब ट्रांजिस्टर कहाँ जनरेट कर पाता है? हाँ ट्रांजिस्टर सर, जनरेट नहीं कर पाता है, लेकिन ट्रांजिस्टर स्विचिंग डिवाइस के हिसाब से वो पावर को सप्लाई कर सकता है। मतलब सिग्नल। हाँ, सिग्नल को सप्लाई कर सकता है ना। आप ट्रांजिस्टर से आप किसी भी ट्रांजिस्टर कैन बी एक्ट एज योर सोर्सेस, जो कंट्रोल सोर्सेस होते हैं, हम समझेंगे उस चीज को। जैसे ओके सर। आपके वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स पड़े होंगे, या फिर करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये सोर्स की तरह काम कर सकते हैं ना, बीजेटी हो, मॉसफेट हो, तो इसको हम सोर्स की तरह काम में ला सकते हैं। ठीक है सर इस हिसाब से देखे तो ये एनपीएम डायोड है, डायोड ये भी तो जस्ट स्विचिंग ही आ टाइप का रहे ही है हैं, आ डिवाइस रहे है हैं, सर, और तो आइडिया ये दे रहे हैं एक्टिव इसके होना ऊपर। चाहिए। हाँ, और आइडिया दे रहे हैं, लेकिन डायोड डायोड क्या कर रहा है? पावर को रोक रहा है और छोड़ दे रहा है। ठीक है, एक डायरेक्शन से मतलब फॉरवर्ड बायस में वो जाने दे रहा है, रिवर्स बायस में रोक दे रहा है। ओके, अब यस सर। इसको जो अगर आपको एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट को और अच्छे से पता करना है, तो क्या चीज ऐसा है जिसको देख के हम पता कर सकते हैं? वो है आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अगर मैं यहाँ पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाता, ठीक है, तो देखो यहाँ पे वोल्टेज इनटू करंट, हमको ओम्स लॉ से क्या पता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया? V बाई आई, है ना। सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर आप देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो आपको पॉजिटिव रेजिस्टेंस देगा, है ना। पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो आपको पॉजिटिव रेजिस्टेंस देगा। तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा? जिसमें आपका वोल्टेज पॉजिटिव हो, करंट भी पॉजिटिव हो। समझ में आ रहा है मेरी बात?
पैसिव एलिमेंट वो है जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि आपका रेजिस्टेंस वो दे रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर दे रहा है तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव अगर बोलते हो, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसको हम सिंक बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर? अगर वोल्टेज निगेटिव हो और करंट पॉजिटिव हो, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, इस सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया जहाँ पे वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, तो रेजिस्टेंस क्या आया, पॉजिटिव आया। तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो बाधा दे रहा है और करंट को बाधा दे रहा है, तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जब देखोगे तो रेजिस्टेंस देखो क्या है, V क्या है, निगेटिव है, और I आपका पॉजिटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट पे V नेगेटिव I पॉजिटिव। सो V नेगेटिव I पॉजिटिव मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो रेजिस्टेंस है नहीं, उल्टा वो ले रहा है, निगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, उल्टा है, तो वो बाधा तो दे नहीं रहा है रेजिस्टेंस, क्या हो गया, ये सोर्स हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो गया, सोर्स हो गया। अगर VI कैरेक्टरिस्टिक कार्व जब आप ड्रॉ कर रहे हो और ग्राफ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है कि करंट आपको पॉजिटिव मिल रहा है जब वोल्टेज नेगेटिव है, जब आप प्रेशर लगा ही नहीं रहे हो तब आपको करंट मिल रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो, इसको सोर्स बोल रहे हो, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, वोल्टेज निगेटिव है, करंट भी निगेटिव है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे, नेगेटिव, वोल्टेज भी निगेटिव है, करंट भी निगेटिव है, तो माइनस V अपॉन माइनस आई, माइनस माइनस कट, तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस हो गया। अब पॉजिटिव रेजिस्टेंस है तो आपका सिंक है, मतलब पैसिव एलिमेंट है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखो, वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट निगेटिव है, तो ये भी हो गया आपका सोर्स। अब हम VI कैरेक्टरिस्टिक कार्व अगर ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, या फिर अगर हमको कार्व पता है, या फिर एग्जाम में अगर आपको कोई भी VI कैरेक्टरिस्टिक कार्व देता है और पूछता है कि भाई बताओ कि ये सोर्स है कि सिंक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक कार्व देख के बोल सकते हैं कि ये सोर्स होगा कि सिंक होगा। तो 1 नंबर और 3 नंबर क्वाड्रेंट क्या हो गया मेरा, 1 and 3, ये दो क्वाड्रेंट क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट। हो गया। 2 and 4 ये क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट। अब आप किसी भी एलिमेंट का आप कार्व उठाओ, ग्राफ उठाओ, वोल्टेज के अक्रॉस में उसका करंट का वेरिएशन को देखो और उसका ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करने से आपका अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये क्या है, पैसिव एलिमेंट है। अभी आप देखो जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, इस टाइप से यही होता है ना कि फॉरवर्ड बायस पे वो रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, रिवर्स बायस पे जाओ तो सडनली ड्रॉप करता है, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये दोनों तरफ सिंक है। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फिर से बोलो, क्या क्या दिक्कत क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, हम समझने की कोशिश करें। मैं बताता हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दूं, उसके बाद क्या कंफ्यूजन वो है प्लस माइनस क्या क्या किया वो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, शुरुआत से बोल रहा हूँ कि हमको क्या चाहिए। हम पहले ही जब नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, या तो रेजिस्टेंस मिल रहा है, इंडक्टेंस मिल रहा है, कैपेसिटेंस मिल रहा है, या फिर कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस मिल रहा है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एलिमेंट जो है वो पैसिव एलिमेंट है कि एक्टिव एलिमेंट है। अब इसका डेफिनेशन कैसे दे,
तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि पावर एब्जॉर्बिंग जो एलिमेंट होता है वो मेरा पैसिव एलिमेंट होता है, और पावर डिलीवरिंग जो होता है या फिर जनरेटिंग होता है तो वो मेरा एक्टिव एलिमेंट है। उतना हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अब दिमाग में ये आया, फिर जो इंडक्टर है या फिर कैपेसिटर है वो तो पावर को एब्जॉर्ब भी करता है और पावर को देता भी है, कि कैपेसिटर को जैसे आप सोर्स पे लगाओगे वो तुरंत चार्ज को लेगा और फिर सैचुरेटेड होकर बैठेगा, आप फिर से डिस्चार्ज करो वो सप्लाई करेगा चार्ज को। इंडक्टर भी क्या करेगा, जब आप इस पे सप्लाई दे रहे हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड बन के वो स्टोर करके रखेगा चार्जेस को, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फिर से आपको डिलीवर करेगा। तो कैपेसिटर और इंडक्टर तो हम देख रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है और डिलीवर भी कर रहा है। तो हम कैसे बताएं भाई कि पैसिव एलिमेंट क्या है? तो हमने डिफिनेशन ये दिया कि एनर्जी रिसीविंग तो होए पैसिव एलिमेंट, साथ में वो डिलीवर भी कर सकता है, लेकिन जो डिलीवर करेगा वो फाइनाइट एनर्जी होगा, एकदम मिनिमम एनर्जी होगा, और वो मिनिमम टाइम पीरियड के लिए होगा। ऐसा नहीं कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो डिलीवर कर पा रहा है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिलीवर कर पाता है तो हम उसको एक्टिव एलिमेंट बोल देंगे। क्लियर? अब क्या देखे कि जो सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो हमने सबको बोला कि ये सारे क्या है, एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, सोर्स की तरह काम कर सकते हैं, पावर को एम्पलीफाई कर सकते हैं। हमने देखा है, हम देखेंगे और हमने एकेडमिक में पढ़ा है कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, या फिर करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो होते हैं इस टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिनको हम सोर्स की तरह एक्ट कराते हैं। तो जितने सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस है या फिर ट्यूब डिवाइसेस है, वो सारे डिवाइसेस जो सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये सारे एक्टिव एलिमेंट है। और जो सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, एम्पलीफाई नहीं कर सकते, वो सारे मेरे पैसिव एलिमेंट है। तो आरएलसी मिल गया मेरे को पैसिव एलिमेंट। हमने जब देखा तो मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन आया, ये जंक्शन डायोड तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, लेकिन ये जंक्शन डायोड जो है वो एक्टिव है कि पैसिव है? तो हमने बोला ये तो पैसिव एलिमेंट है। अब क्यों बोल रहे हैं पैसिव एलिमेंट है, तो उसका जो और थोड़ा अलग नजरिए से देख रहे हैं कि डिवाइस के डेफिनेशन को, कि किस तरीके से हम पैसिव बोल रहे हैं। पैसिव वो एलिमेंट होता है एग्जैक्टली जो सिंक होता है, जो रेजिस्टेंस पैदा करता है, करंट में रेजिस्टेंस देता है, और उसी को फिर वो बाधा बना के वो हीट में या फिर कुछ एनर्जी में स्टोर कर लेता है। जंक्शन डायोड का अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ आ रहा है, और फर्स्ट और थर्ड को मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंक बोल रहा हूँ। अब क्यों सिंक बोल रहा हूँ वो चीज मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, कि देखो भाई जो वोल्टेज और करंट का अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, कि पकड़ लो आपने 2 वोल्ट सप्लाई दिया और आपको 1 एम्पियर का करंट मिला उस सर्किट में, उस एलिमेंट से जो बना हुआ सर्किट है उसमें, तो आपका जो ग्राफ होगा क्या होगा, यहाँ पे 2 यूनिट और यहाँ पे 1 यूनिट लोगे तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। आपने 4 वोल्ट दिया तो आपको पकड़ लो 3 एम्पियर। हाँ हाँ, क्या है, क्या हुआ प्रदीप? कुछ नहीं सर। ओके, सो अगर हमने यहाँ पे 4 वोल्ट दिया तो हमने देखा कि मेरा 3 एम्पियर करंट आ रहा है। हमने 10 वोल्ट दिया तो हमने देखा यहाँ पे 8 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बन रहा है ग्राफ, लेकिन वो ग्राफ कहाँ पे आ रहा है, वो ग्राफ पूरा का पूरा हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर आता है तो वोल्टेज बाई करंट इज नथिंग बट माई रेजिस्टेंस, है ना। वोल्टेज बाई करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। तो V बाई आई जो है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना, बाधा पैदा कर रहा है। वोल्टेज देते हैं तो करंट जाने टाइम बाधा पैदा कर रहा है। लेकिन अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं
तो हमने देखा कि करंट तो पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट पे, लेकिन वोल्टेज जो है वो निगेटिव है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो निगेटिव है। अब रेजिस्टेंस निगेटिव कैसे हो सकता है, या फिर वोल्टेज निगेटिव कि आप कोई प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर रहे हो और आपका करंट फ्लो हो रहा है, मतलब उल्टा डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके का हो रहा है चीज। तो ये क्या है एक्चुअली कि रेजिस्टेंस ही नहीं दे रहा है, निगेटिव रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब रेजिस्टेंस खुद करंट को ईज दे रहा है फ्लो के। तो ये क्या है, ये सिंक नहीं है, ये सोर्स है, एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस निगेटिव मिला तो हमने बोला ये सोर्स है। थर्ड क्वाड्रेंट पे गए तो वोल्टेज भी निगेटिव, करंट भी निगेटिव, तो आया मेरा निगेटिव बाई निगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया पॉजिटिव, तो ये भी मेरा सिंक हो गया। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे फिर से मेरा आर जो है वो निगेटिव मिला, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट निगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है वो सोर्स है, ठीक है। तो जहां पे आपको रेजिस्टेंस अगर आपको निगेटिव मिल रहा है तो वो सोर्स है, और रेजिस्टेंस अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो वो पैसिव एलिमेंट है, सिंक है। क्लियर। अभी आप जो भी एलिमेंट का आपको पता करना है कि वो एक्टिव है कि पैसिव है, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक निकालो, आप उसमें वोल्टेज दो और आप उससे करंट देखो कि कितना आ रहा। अभी एक सोर्स है, बैटरी है, अगर आप बैटरी को करंट दोगे तो वो तो खुद सोर्स है, तो बैटरी खुद आपको करंट देगी, ना कि वो करंट लेगी, है ना। तो ग्राफ देखेंगे हम अभी, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो अगर रेजिस्टेंस पॉजिटिव तो क्या है, पैसिव, अगर रेजिस्टेंस निगेटिव तो क्या है, एक्टिव। क्लियर हुआ इतना? यस सर, यस सर, हो गया इतना। सो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिख के रखो कि पैसिव cannot be active, but active element can be passive. एक्टिव एलिमेंट जो है वो पैसिव एलिमेंट की तरह काम कर सकता है फॉर सर्टेन पीरियड, लेकिन पैसिव एलिमेंट कभी भी एक्टिव एलिमेंट नहीं बन सकता है। लाइकवाइज ये क्या एग्जांपल ले, जैसे आप अगर रिचार्जेबल बैटरी लेते हैं, रिचार्जेबल बैटरी, तो रिचार्जेबल बैटरी जो है वो क्या करेगा, वो एक टाइम पे सोर्स की तरह काम करेगा। जब आपने रिचार्ज कर दिया इसको और आप किसी लोड पे लगा रहे हो, तो फिर बैटरी क्या कर रहा है, आपको करंट दे रहा है, और फिर जब आप रिचार्ज पे लगाते हो तो वही बैटरी क्या कर रहा है, आपके सोर्स से करंट ले रहा है। समझ में आ रहा है? चार्जिंग का टाइम वो हो जाएगा सिंकिंग। हाँ, चार्जिंग का टाइम सिंकिंग नहीं, हाँ सिंकिंग हो जाएगा सर, हाँ, चार्जिंग का टाइम, और डिस्चार्ज जब के वो टाइम पे देगा तो डिस्चार्जिंग का टाइम वो सोर्सिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो डिस्चार्ज के टाइम हो जाएगा सोर्सिंग। और तो हम इस तरीके से इसका ग्राफ मिलेगा, इधर वोल्टेज इधर करंट। सो जब वो ये हो जाएगा आपका चार्जिंग, जब आप चार्ज कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, करंट ले रहा है, और फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, फिक्स्ड वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस उसका फिक्स्ड है, तो करंट जो है स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है ना। फिर आप उसी को निकाल के उसी बैटरी को फिर लोड पे लगा रहे हो, तो फिर वो करंट दे रहा है, और जब करंट दे रहा है तो आपका वोल्टेज तो पॉजिटिव है, करंट निगेटिव डायरेक्शन पे आया, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव। तो ये हो गया डिस्चार्जिंग का कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने देखा कि पैसिव कैन नॉट बी एक्टिव, लेकिन एक्टिव कैन बी पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
पैसिव और एक्टिव एलिमेंट बहुत बढ़िया से समझ लिया। तो हम यहाँ पे RLC के साथ क्या लगा देते हैं, जंक्शन डायड लगाते हैं, कि सिर्फ जंक्शन डायड जो है वो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम क्या बोलेंगे, ये पैसिव एलिमेंट है। और अगर बाइलेटरल डिवाइसेस बोलते हैं तो ये RLC क्या है, बाइलेटरल है। RLC और दो टर्म यूज करते हैं ना, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। सो बाइलेटरल क्या है और यूनिलेटरल क्या है, कि आप चाहे इसके टर्मिनल 1 से कनेक्ट करो सोर्स को, इधर से करंट दो या उधर से करंट दो, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दोनों साइड में बराबर का रेजिस्टेंस देगा, मतलब दोनों साइड से उसका बिहेवियर सेम रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल। और अगर वो पैसिव है तो फिर ये बाइलेटरल पैसिव एलिमेंट। और जंक्शन डायड क्या हो गया, जंक्शन डायड होगा आपका यूनिलेटरल। यूनिलेटरल क्यों यूनिलेटरल, क्योंकि जंक्शन डायड फॉरवर्ड साइड में एक तरीके से एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रिवर्स बायस में दूसरा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब दोनों साइड से उसका बराबर का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, तो ये यूनिलेटरल हो गया, है ना। और RLC मेरा बाइलेटरल हो गया। अब बताओ भाई, ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है? पैसिव। पैसिव एलिमेंट है। ये यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है? यूनिलेटरल। यूनिलेटरल। क्यों बाइलेटरल है? बायलेटरल। बाइलेटरल, आप इसके प्राइमरी में सोर्स दो, सेकेंडरी से निकाल दो, सेकेंडरी में सोर्स दो, प्राइमरी से निकाल दो, इसको क्या फर्क पड़ता है? द सेम ट्रांसफॉर्मर जो आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलोगे, अगर ये मेरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो यही तो स्टेप डाउन भी काम करेगा ना। अगर मैं इधर से सोर्स लगाता हूं तो यहाँ पे मैं लोड को कनेक्ट करूंगा, या फिर मैं अगर इधर सोर्स दे देता हूं तो इधर मैं लोड कनेक्ट करूंगा। सो द सेम ट्रांसफॉर्मर कैन बी एक्ट एज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये बाइलेटरल हो गया मेरा, है ना, दोनों साइड से बराबर, किधर से भी आप करंट दो। क्लियर? चलिए, एक्टिव और पैसिव समझ गए। हाँ बोलो सर। जो ट्रांसफॉर्मर आपने बोला बायलेटरल, वो एक और बार समझा दीजिए। मतलब सर ट्रांसफॉर्मर क्यों बायलेटरल है? क्या है? हाँ हाँ सर ट्रांसफॉर्मर क्यों बायलेटरल है, वो आप एक बार समझा दीजिए। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर को क्यों बाइलेटरल बोल रहे हैं? नंबर 1 उसका पावर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है आपका, इसका साउंड कम करते हैं। सो ये अगर ट्रांसफॉर्मर है मेरा, प्राइमरी साइड है, इधर आपका सेकेंडरी साइड है, आप किसी भी डायरेक्शन से लगा दो, इसमें जो पावर है वो कांस्टेंट रहेगा। आप प्राइमरी में जितना पावर आएगा सेकेंडरी में उतना ही पावर आएगा, वोल्टेज कम या ज्यादा होगा, करंट कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो यूनिलेटरल किसको बोल रहे हैं? जैसे अब मेरा ये डायड हो गया, अब इधर से सप्लाई देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कुछ दिखा रहा है, इधर से सप्लाई दे रहे हो तो फिर रेजिस्टेंस अलग दिखा रहा है। यहाँ पे आप इधर से सप्लाई दो, इधर से सप्लाई दो, इसका जो ट्रांसफॉर्मर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम रह रहा है। आपका पावर दोनों तरफ बराबर है, पावर कांस्टेंट पावर है, आपका वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ट्रांसफॉर्मर इज ए बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है, और पैसिव एलिमेंट। तो हमने देखा एक्टिव एलिमेंट क्या है, अभी आज हमने देखा एक्टिव एलिमेंट एंड एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल।
अब आते हैं भाई लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर नेटवर्क या नॉन लीनियर नेटवर्क किसको कहते हैं, लीनियर सर्किट या नॉन लीनियर सर्किट किसको कहते हैं। हम जितने सारे थ्योरम्स पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इस तरीके से मेंशन रहता है ना। सो लीनियर किसको बोलते हैं, लीनियर सर्किट का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी एनीबॉडी? जिसका ग्राफ एकदम लीनियर ही हो, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज दिया उस हिसाब से डिसाइडेड करंट देगा, ऐसे एकदम जैसे ग्राफ ड्रॉ किया तो सेंटर लाइन बीचों बीच एक लाइन। सर कांस्टेंट होगा क्या चीज कांस्टेंट? सर, जैसे सर्किट में जो एलिमेंट यूज किया है सर उसका रेजिस्टेंस और अभी इंडक्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस अरे देख एक सकते एक हैं, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस एंड तो इंडक्टेंस। सर्किट में जो एलिमेंट यूज किया होगा उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स वो प्लॉट करे तो वो एकदम लीनियर फैशन में होगा। पैरामीटर आर कांस्टेंट। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ जिसका पैरामीटर कांस्टेंट है। क्या चीज अरु? पैरामीटर। पैरामीटर्स। हाँ हाँ, सो लीनियर सर्किट वो है जिसका पैरामीटर्स इन लीनियर सर्किट पैरामीटर्स आर कांस्टेंट with respect to what? कांस्टेंट बोलने से तो नहीं हुआ, with respect to what? with respect to वोल्टेज और करंट। अगर हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं या फिर करंट को वेरी कर रहे हैं तो जो पैरामीटर है वो पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा है। और इस चीज को हम पता कैसे करेंगे, वो सर्किट which obeys कौन सा लॉ बताओ, which obeys सुपरपोजिशन, which obeys सुपरपोजिशन। तो वो सर्किट जो सुपरपोजिशन का थ्योरम्स को, सुपरपोजिशन के लॉ को ओबे करे, उस सर्किट को हम लीनियर सर्किट बोलते हैं, जिसका पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट रहता है। आप अगर वोल्टेज को चेंज कर रहे हो, करंट को चेंज कर रहे हो, तो उससे वो जो पैरामीटर है उस पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। नाउ व्हाट इज सुपरपोजिशन? सर एक एग्जांपल लेके बताएंगे ना, मतलब? हाँ डेफिनेटली बताएंगे। सुपरपोजिशन क्या है? ये सुपरपोजिशन है जिसमें लॉ ऑफ होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी लॉ को जो फॉलो करता है उसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। अभी आपका सवाल होगा सर ये होमोजेनिटी क्या है? होमोजेनिटी है ना। सो होमोजेनिटी का मतलब है, पकड़ लो आपका एक सोर्स है या फिर एक सिग्नल है E1 और इस E1 एक इनपुट में पकड़ लेता हूँ और इस सिग्नल के वजह से अगर जब आपने ये E1 सिग्नल दिया एक सर्किट पे तो जो रेस्पॉन्स आया, जो आउटपुट आया आपका, वो है आपका R1। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक सिग्नल दिया E1 एक सर्किट पे, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और उसका जो रेस्पॉन्स आया वो आपको मिला R1 के शेप पे। और आपने क्या किया, इसको फिर मल्टीप्लाई किया अल्फा से। E1 सपोज आपने 20 वोल्ट दिया था, अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो इनपुट को, अल्फा इंटू E1। सो आपका जो रेस्पॉन्स है ना, वो रेस्पॉन्स भी अल्फा टाइम अगर बढ़ता है, आपने जब इनपुट को अल्फा टाइम बढ़ाया, अगर आपका आउटपुट भी उसी हिसाब से अल्फा टाइम बढ़ता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, होमोजेनिटी बोल रहे हैं। कि मैं इनपुट को डबल कर रहा हूं तो रेस्पॉन्स भी मेरा, आउटपुट भी मेरा डबल हो रहा है। मैं इनपुट को ट्रिपल कर रहा हूं तो रेस्पॉन्स जो है, आउटपुट जो है, वो मेरा ट्रिपल हो रहा है। सिमिलरली अगर E2 कोई एक सिग्नल है और उसके वजह से अगर R2 आ रहा है और मैं अगर E2 को बीटा टाइम्स अगर इंक्रीज करता हूं तो मेरा
रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, बीटा टाइम्स होना चाहिए, तब जाके मैं इसको बोल रहा हूँ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। समझ में आया? तो ये हो गए एक पार्ट कि होमोजेनिटी क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट जो है इनपुट को वेरी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पकड़ लो आपने पहले 20 वोल्ट दिया, फिर आपने 40 वोल्ट दिया, फिर आपने इसका डबल कर दिया 80 वोल्ट दिया, और आप उसी हिसाब से रेस्पॉन्स देख रहे हो कि रेस्पॉन्स जो है करंट जो है पकड़ लो, करंट पहले 2 एम्पियर था, फिर आपने डबल किया तो 4 एम्पियर हो गया, आपने उसका भी डबल कर दिया तो 8 एम्पियर हो गया, देन इट इज ए लीनियर कर्व, है ना, लीनियरली मूव कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं ये होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। नाउ व्हाट इज एडिटिविटी? एडिटिविटी, अब लॉ ऑफ एडिटिविटी क्या है भाई? अगर मैं यही जो रेस्पॉन्स है मेरा E1 एंड E2 जो दो इनपुट दिए थे, अगर मैं वो दोनों इनपुट को प्लस करके अब मैं इनपुट दूं उसी सर्किट पे क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने E1 इनपुट दिया, फिर मैंने E2 इनपुट दिया, अब क्या कर रहा हूँ मैं E1 और E2 दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ, सम करके उसको उतना ही अमाउंट इनपुट दे रहा हूँ, और जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो रेस्पॉन्स भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, R1 प्लस R2 हो रहा है। ठीक है, सो अगर मैं सम करके पकड़ लो, एक यहाँ पे मैंने दिया कुछ एक से 10 वोल्ट और मेरा 2 एम्पियर का करंट आया, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया और 20 वोल्ट दिया, और यहाँ पे भी क्या हुआ 4 एम्पियर आया, तो ये मेरा होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है। फिर E2 जो है वहाँ पे मैंने सपोज मैंने 30 वोल्ट का सप्लाई दिया, और 30 वोल्ट के लिए सपोज मेरा 3 एम्पियर का करंट आया, और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया, 60 वोल्ट कर दिया, उसके लिए कुछ फिर से डबल हो गया और ये भी 6 एम्पियर का करंट आया। तो मैं इसको होमोजेनिटी बोल रहा हूँ कि भाई मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनपुट में, तो उसी हिसाब से उतना टाइम से बढ़ रहा है रेस्पॉन्स आउटपुट पे, तो ये हो गया होमोजेनिटी। एडिटिविटी में क्या कर रहा हूँ, मैं इसको और इसको प्लस कर दे रहा हूँ, इनपुट को मैं प्लस कर दे रहा हूँ, सॉरी, जब मैं प्लस कर दे रहा हूँ तो पहले 10 वोल्ट देने से 2 एम्पियर एक बार आया, 30 वोल्ट देने से 3 एम्पियर आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 10 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट मतलब मैं 40 वोल्ट दे रहा हूँ, और 40 देने से मेरा जो रेस्पॉन्स है वो R1 प्लस R2 हो रहा है, मतलब 5 वोल्ट 5 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो सोर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ और मुझको उतना ही रेस्पॉन्स भी एडिटिव मिल रहा है, तो इसको लॉ ऑफ एडिटिविटी कहते हैं। और अगर ये तो हो गया लॉ ऑफ एडिटिविटी, अगर अल्फा इंटू E1 प्लस बीटा इंटू E2 करने से अगर आपको अल्फा R1 प्लस बीटा R2 मिलता है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो नेटवर्क है वो सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों साइड दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके आप कोई भी इनपुट है उसको जितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका इंडिविजुअल इफेक्ट का जो रेस्पॉन्स है वो भी उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर ऐड करने से भी बराबर आ रहा है दोनों साइड, तो हर डायरेक्शन से आपका जो रेस्पॉन्स है ना वो सेम ही मिल रहा है, तो आप उसको लीनियर नेटवर्क बोल रहे हो और लीनियर कर्व आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज को ना बहुत ज्यादा अंदर तक अभी अगर नहीं घुस रहा है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा इसका एकदम एनालिसिस करके सीख लो, क्योंकि जरूर इसका यूजेस आपको बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन जान के रखो कि होता क्या है लीनियर सर्किट। ठीक है, तो लीनियरिटी
निकालना कभी आता नहीं है, एग्जाम्स में भी लिनियरिटी निकालना नहीं आता है, और आता भी होगा तो हमको तो सिग्नल दिया हुआ होगा, हम सिग्नल को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट से देख सकते हैं कि रेस्पॉन्स को, इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट जितना बढ़ रहा है, और दोनों को फिर ऐड करके अगर देख रहे हैं तो अगर हो रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम ओबे कर रहा है। सिमिलरली नॉन लीनियर सर्किट क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर सर्किट वो होगा जिसका पैरामीटर जो है वो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर वेरीज। पैरामीटर जैसे कोई भी पैरामीटर हो गया, पैरामीटर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज और करंट। हम अगर करंट और वोल्टेज को चेंज करते हैं तो उसका पैरामीटर जो है वो पैरामीटर चेंज होता है, तो उस हिसाब से हम बोलते हैं ये नॉन लीनियर सर्किट है। तो लीनियर तो आपको देखोगे कि क्या होता है कि आपका जो पावर होगा सिग्नल का इक्वेशन का, तो पावर यूनिटी रहेगा, और इस टाइप से आपका वोल्टेज और करंट का एक रिलेशन निकलेगा, जिसको अगर मैथमेटिकल मॉडल में पुट करोगे तो y = mx के शेप पे आएगा, है ना। और नॉन लीनियर पे अगर देखोगे तो वो कर्व आपका कभी भी इस टाइप से स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं पे जाके कुछ ना कुछ अगम बगम हो जाएगा, जो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि नेक्स्ट मोमेंट पे कितना आएगा, क्या आएगा। सो दैट इज कॉल्ड योर नॉन लीनियर, कि उसका पावर जो है वो वेरी कर रहा है इस टाइप से कि हो सकता है वो स्क्वायर रूट से वेरी कर रहा है, या फिर स्क्वायर से वेरी कर रहा है, क्यूब से वेरी कर रहा है, उस टाइप से हो रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं नॉन लीनियर सर्किट। ठीक है, तो जितने सारे हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं, हम जो यूज कर रियल टाइम जितने सारे सर्किट्स है, तो मोस्टली दे आर नॉन लीनियर सर्किट्स, और लीनियर सर्किट हमको बहुत कम दिखने को मिलते हैं जहाँ पे सिर्फ आपका आरएलसी हो, हाँ, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का वेरिएशन हो रहा है इस टाइप से। तो ये हो गया आपका क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट, यूनिलैटरल, बाइलैटरल और लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो यूनिलैटरल बाइलैटरल में हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है दोनों साइड से अगर सेम ऑफर नहीं कर रहा है तो वो यूनिलैटरल हो रहा है, और रेजिस्टेंस जो होगा वो अगर दोनों साइड से सेम है कि वोल्टेज को आप, सोर्स को आप उल्टा करके भी लगाओ, करंट किसी भी डायरेक्शन से एंटर कर रहा हो उस एलिमेंट पे, इधर से करे इधर से करे, तो रेजिस्टेंस सेम दे रहा है, तब हम बोलते हैं इसको बाइलैटरल, है ना। और ये तो समझ गए, एक्टिव और पैसिव भी समझ गए, ठीक है। अब मैं कुछ आपको ये देता हूँ, ग्राफ देता हूँ, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। तो पकड़ ले, एक ग्राफ है मेरा, और ये ग्राफ भी किसका है वो भी बताना, और इसका प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक ग्राफ है, कोई बता सकता है ये किस चीज नहीं हुआ? बाद में नहीं हुआ, बाद में बात करेंगे। बाइलैटरल है ये हो गया आपका, दोनों साइड में अगर हम देखेंगे तो ये 1 नंबर क्वाड्रेंट पे और 3 नंबर क्वाड्रेंट पे आ रहा है ना। तो ये, और जो थर्ड क्वाड्रेंट का जो ग्राफ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो ग्राफ है, दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों दिखने में एकदम एक जैसा है। तो इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा मेरा बाइलैटरल नेटवर्क, ये होगा बाइलैटरल नेटवर्क। और ये पैसिव है कि एक्टिव है? पैसिव। ये पैसिव है। कोई बता सकता है ये किस का ग्राफ है? रौनक, यहाँ पे गेम नहीं खेलना है बाबू, उस रूम पे जाओ। सर तो फिर डायोड का भी तो, डायोड भी तो बायलैटरल ही होगा सर। ये होगा आपका ट्रायड। सर डायोड भी तो फिर बायलैटरल ही होगा। कैसे डायोड बायलैटरल? और सर ये तो नॉन लीनियर है।
एक मिनट मैं डायट का अगर ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ तो वो ग्राफ कैसे होता है, इस टाइप से होता है। हाँ ठीक है, तो क्या ये दोनों साइड में सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दोनों क्या सिमेट्रिक है क्या? इधर वाला देखो इस टाइप से उठ रहा है ना, और यहाँ पे देखोगे तो ये एकदम आके एकदम जब तक आपका वो बैरियर अच्छा, ये पोटेंशियल तक नहीं मिलता है तब तक आपका सेम है, और उसके बाद ड्रास्टिकली वो एवलांच ब्रेकडाउन करंट पास करता है इससे, है ना। अच्छा अच्छा, पहले वाला तो ऐसा था ना, दोनों सेम दिखा थी इसलिए मैं बोला। हाँ, अच्छा, तो वैसे तो ठीक है। इसमें तो देखो कि वन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट सिमेट्रिक दिख रहा है, लेकिन ट्रायड का, लेकिन डायड में जब देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, हाँ। तो सिमेट्रिक जब नहीं है तो हम बोलेंगे इसको यूनिलैटरल। हाँ, यूनिलैटरल। ये हो गया यूनिलैटरल। अब पैसिव बोलेंगे कि एक्टिव बोलेंगे? एक्टिव। ये पैसिव होगा सर। पैसिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंक, थर्ड क्वाड्रेंट सिंक। क्यों सिंक? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बाई करंट मतलब रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, और थर्ड क्वाड्रेंट पे भी आप किसी भी पॉइंट पे देख लो तो करंट नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव, तो रेजिस्टेंस जो है नेगेटिव है। कहाँ नेगेटिव है? पॉजिटिव है। दोनों में ही पॉजिटिव रेजिस्टेंस दोनों में पॉजिटिव है, हाँ। तो ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस को, तो ये पैसिव है। सर ये ट्रायक और ये डायोड ये दोनों नॉन लीनियर ही दे रहे हैं ना? हाँ, ये तो नॉन लीनियर है, कार तो देखने से ही पता चल रहा है ना नॉन लीनियर है ना। मतलब अब कर्व्स हमें अगर नाम भी ना पता हो किसी चीज का कि भाई किसके बारे में बता रहे, पर सिर्फ उसका वीआई कर्व दे दिया जाए तो हम तीन चीजें बता सकते हैं कि वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है, पैसिव है, या बायलैटरल है, यूनिलैटरल है। हाँ, तो ये तो नॉन लीनियर है ना। तो ये एग्जाम पॉइंट देखो, इसका प्रैक्टिकली यूज तो कहाँ करते हैं हम लोग? प्रैक्टिकली यूज वो रिसर्च वगैरह करेंगे, डिजाइन करेंगे तो काम में आएगा, लेकिन ये काम में कहाँ आता है? जब आप किसी एक एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, आप फील्ड में थोड़े ही ना उसका लिनियरिटी कार्व चेक करोगे, फील्ड में उसका यूज नहीं है। ये इसका यूज कहाँ पे होता है? आप कोई एग्जाम दे रहे हो, गेट एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आपको एक कार्व दे दिया और कार्व दे के पूछा कि बताओ भाई ये जो है सर्किट है या एलिमेंट है या नेटवर्क है, इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो अब इसका प्रॉपर्टीज बताओ, क्या ये पैसिव है कि एक्टिव है, क्या ये यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है। तो ये ग्राफ देख के हम इसको बता सकते हैं। आजकल जेई लेवल पे भी बहुत जगह पे इस टाइप का सवाल करता है, ठीक है, कि आपको ग्राफ देख के बताना होता है कि सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है या फिर उस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अगर ट्रायक को देखेंगे तो ट्रायक का सर्किट ग्राफ बीआई कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक बना रहे क्या बना रहे कि वोल्टेज अगेंस्ट करंट है ना, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसका कैसा आ रहा है। मेरे को सर कभी समझ में आया ही नहीं था कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलते थे, और मुझे कभी समझ में आया ही नहीं था कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। आज पता चला कि अप्लाइंग जितना वोल्टेज है उतने इसके रिस्पॉन्स में करंट या जो करंट फ्लो रहा है उसके रिस्पॉन्स में वोल्टेज, उन दोनों को स्टडी करते हैं तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। हाँ, तो आप जब वोल्टेज दे रहे हो किसी भी एक एलिमेंट पे, जब आप वोल्टेज दे रहे हो और उसके हिसाब से वो करंट को सप्लाई कर रहा है कि करंट को खा रहा है, या फिर करंट फ्लो कितना हो रहा है उसके अंदर से, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, है ना, तो उसको जब आप प्लॉट करते जा रहे हो तो जो ग्राफ आ रहा है वही हो रहा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक से हमको क्या मिलता है? कभी भी आप इसके किसी भी एक पॉइंट पे जब आप ये खींच दे रहे हो, पॉइंट ले रहे हो, तो वो पॉइंट आपको क्या दे रहा है? आपको रेजिस्टेंस दे रहा है ना, कि V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो आपको कोई भी पॉइंट पे वोल्टेज वर्सेस करंट मिल रहा है, और वो क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, असल में एग्जैक्टली क्या प्लॉट कर रहे हैं इसको, या हम रेजिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं, वही चीज को हम देख रहे हैं ना। तो अगर सिंक्रोनस मशीन का अगर ग्राफ देखें, सिंक्रोनस मशीन का ग्राफ, तो आप देखोगे इस तरीके का
कैरेक्टरिस्टिक कार्ड मिलेगा आपको। अभी क्यों ऐसा मिलेगा वो तो हम जब मशीन्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको कि VI कैरेक्टरिस्टिक कार्ड ऐसा है कि इसका सिंक्रोनस मशीन का, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो आ रहा है वो सिंक्रोनस, इसमें एक पार्ट है सिंक्रोनस जनरेटर का, एक पार्ट है सिंक्रोनस मोटर का। कोई बताएगा कि कौन सा वाला क्या है? Which one ये is synchronous for synchronous motor and which one is for synchronous generator? सिंक्रोनस जनरेटर का ये फर्स्ट वाला ग्राफ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंक्रोनस मोटर जनरेटर जनरेटर। यस अरे जनरेटर। क्यों जनरेटर नहीं, होगा भाई? नहीं, सिंक है ना, ये यहाँ सिंक है, या सिंक है तो ये मोटर होगा सर, और वो हाँ, सोर्सिंग है वो जनरेटर होगा। रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना, पॉजिटिव रेजिस्टेंस है ना, तो मोटर क्या कर रहा है? पॉजिटिव रेजिस्टेंस दे रहा है। अब वोल्टेज दे रहे हो तो करंट को रेजिस्टेंस दे रहा है वो। और हाँ। सिंक्रोनस जनरेटर जो होगा वो आएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, तो दोनों वो का होगा। कैरेक्टरिस्टिक कार्ड देखो सिमेट्रिकल है, मतलब सेम टू सेम है, लेकिन एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो मोटर दूसरा, एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना पावर। हाँ मोटर एब्जॉर्ब कर रहा है और ये जनरेटर सोर्स बन के दे रहा है। और ये नॉन लीनियर ही रहेगा। हाँ डेफिनेटली। सो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि अगर सिंक्रोनस मोटर का बोल रहे हो तो फिर मोटर का जो कार्ड दिख रहा है आपको उससे आप बता सकते हो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सिमिलरली अगर आप SCR का कैरेक्टरिस्टिक लेते हो, SCR का कैरेक्टरिस्टिक कार्ड अगर आप वो करते हैं तो इस टाइप से कुछ होता है, इस टाइप से कुछ SCR का कैरेक्टरिस्टिक कार्ड होता है। तो यहाँ से देखने से ही आपको पता चलता है कि भाई दोनों क्वाड्रेंट में जहाँ पे आपका ग्राफ है वो सिमेट्रिक नहीं है। वन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नॉट सिमेट्रिकल विथ योर थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये यूनिलैटरल होगा, है ना, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है तो यूनिलैटरल होगा। ये पैसिव एलिमेंट होगा क्योंकि दोनों ही सिंक साइड पे है, ऑफर्ड दे बोथ द साइड आर ऑफरिंग रेजिस्टेंस, पॉजिटिव रेजिस्टेंस, सो दे विल बी एक्टिंग एज योर पैसिव एलिमेंट, दे विल बी माय पैसिव एलिमेंट, है ना। और नॉन लीनियर तो होगा ही डेफिनेटली, तो देखने से ही पता चल रहा है कि नॉन लीनियर होगा। सो सिमिलरली आपका रिचार्जेबल बैटरी का जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था वो क्या हो रहा है, एकदम सॉरी ये स्ट्रेट लाइन होगा। रिचार्जेबल बैटरी का कैरेक्टरिस्टिक जब देखोगे तो वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। स्ट्रेट नहीं हुआ फिर भी चलो मान लेते हैं स्ट्रेट हो गया, तो ये चार्जिंग साइड हो जाएगा मेरा, और ये वाला नीचे वाला कार्ड जो होगा वो आपका डिस्चार्जिंग का VI कैरेक्टरिस्टिक्स होगा V/I। तो यहाँ पे ये सिंक है क्योंकि चार्जिंग है, और यहाँ पे वो सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि भाई ये क्या है, ये रिचार्जेबल बैटरी है, और बैटरी जो है वो एक बार चार्जिंग के टाइम पे वो पैसिव एलिमेंट हो रहा है और डिस्चार्जिंग के टाइम पे वो एक्टिव एलिमेंट हो रहा है। तो एक रिचार्जेबल बैटरी एक्टिंग एज बोथ पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पैसिव एलिमेंट जितने सारे होते हैं, पैसिव एलिमेंट कभी भी एक्टिव नहीं हो सकते, पैसिव एलिमेंट कभी भी एक्टिव नहीं हो सकते, लेकिन एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट हो सकते हैं, पैसिव एलिमेंट बन सकते हैं, पैसिव एलिमेंट बन सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करेगा। तो सर्किट का जब बात ही करें तो थोड़ा और एक चीज देख लेते हैं। अभी इतना तो क्लियर हो गया सबको, फिर से देख लेना, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से मैं तो अपलोड करूंगा, ये एक बार देख लेना, और नोट्स भी ये मिल जाएगा आपको, है ना, तो फिर से देख लेना। अब यहाँ पे और एक चीज देखते हैं कि और एक टर्म सुनने को मिलता है, वो है कि लंप लंप एलिमेंट।
and distributed. Lumped circuit element and distributed circuit element. अब ये क्या चीज है? लम्प्ड कौन सा है और डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है? रजिस्टर लंप, इंडक्टर। रजिस्टर लम्प्ड है, इंडक्टर क्या है? लम्प्ड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? और कैसे पता करेंगे कि कौन सा लम्प्ड सर्किट एलिमेंट है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड? सर लैम्प सर्किट में एक पॉइंट को मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एज्यूम कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में पूरा मतलब लाइन में रहते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में। हाँ, तो अब पता कैसे करोगे कि ये लम्प्ड है? आप कैसे बोलोगे, डिफाइन कैसे करोगे कि ये लम्प्ड है? कि जब आपका वोल्टेज और करंट, when voltage and current do not vary with the dimension, do not vary with dimension of the element. मानो आपने एक रजिस्टर बनाया और वो रजिस्टर का जो साइज है उसी के हिसाब से ही इसका वोल्टेज और करंट बन जाएगा, है ना? अब अगर इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं तो फिर इसको, ये जो एलिमेंट बन चुका है, जो आपने मैन्युफैक्चर कर लिया है, वो उसका वोल्टेज और करंट वेरी नहीं कर रहा है ना? लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन पकड़ लो, तो वो लाइन कितना बड़ा होगा उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस वेरी करता रहेगा, ठीक है? So when voltage and current do not vary with dimension of the element, then you call it a lamp circuit. जैसे आप जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे जो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर लगाते हो, तो वो क्या है? लम्प्ड एलिमेंट है। लेकिन जब ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हो तो वो लाइन का जो रेजिस्टेंस है या फिर कैपेसिटेंस है इस लाइन पे, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। इसको आप अलग अलग करके टुकड़ों में नहीं ले सकते हो। ये क्या है? ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है ना? सो इसीलिए इसको बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पे जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो गया ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो यहाँ पे क्या है? वोल्टेज एंड करंट चेंजेस विथ डायमेंशन। सर एक और एग्जांपल लेके थोड़ा, जैसे आप अगर रजिस्टर एक बनाते हो या फिर जो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे कनेक्ट करते हो ना रजिस्टर, या फिर एक कंडेंसर लगाते हो, कैपेसिटर लगाते हो अपने सर्किट पे, तो इसका जो डायमेंशन है जैसे बनाया उसके हिसाब से आपका वोल्टेज और करंट चेंज नहीं हो रहा है। आपका इसका वोल्टेज और करंट जो है वो बराबर है। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड आपका नेटवर्क का ट्रांसमिशन लाइन जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस जो भी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इसको लम्प मतलब क्या है? मोटा मोटा टुकड़ा करके आप नहीं निकाल पा रहे। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा सरफेस पे या फिर पूरे वॉल्यूम पे, है ना? उसी को हम बोलते हैं क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है? थोड़ा सा चैट बॉक्स देख लेते हैं। सर इन सेक्शन इंजीनियर व्हिच लेवल क्वेश्चंस कम मेट्रो एग्जाम पे? शुभम व्हिच लेवल क्वेश्चंस मतलब क्या है? जूनियर इंजीनियर के असिस्टेंट इंजीनियर लेवल। Why transformer cannot work amplifiers? Why vacuum tube active device? Okay.
सो देखो आपका शुभम का जो सवाल है उसको ले रहा हूँ कि व्हाई वैक्यूम ट्यूब एक्टिव डिवाइस ट्रांसफार्मर वर्क कैन नॉट वर्क एज एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर में आप क्या करते हो? ट्रांसफार्मर में आप पावर को ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, और जो आपका मेन मोटो है वो है आप पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो कि आप प्राइमरी में जितना पावर दे रहे हो सेकेंडरी पे उतना ही पावर आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका पावर बढ़ा दे रहा है। सो पावर जितना आप ट्रांसफार्मर में जितना पावर आप सप्लाई करते हो उतना ही पावर आपको सेकेंडरी में मिलेगा। आप चाहे इस साइड को प्राइमरी पकड़ो या उस साइड को प्राइमरी पकड़ो, जिधर भी आप सोर्स को कनेक्ट कर दोगे वही आपका प्राइमरी बन जाएगा। चाहे आपका वो या तो स्टेप डाउन बनेगा या स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनेगा, है ना। सो इसमें पावर का तो एम्पलीफाई होने का सवाल ही नहीं होता है। दूसरा है आपका सवाल है कि व्हाई वैक्यूम ट्यूब इज एक्टिव। अब वैक्यूम ट्यूब जो है वो वैक्यूम ट्यूब आज क्यों यूज करते हो आप वैक्यूम ट्यूब्स कि पहले जैसे वैक्यूम ट्रायड हो गया, डायड हो गया, तो वो सेमीकंडक्टर डिवाइस से पहले की बात है ना। तो वहां पे आप इसको क्या करते हो, आप सिग्नल एक सिग्नल दिए उसी से आपको आउटपुट लेना है, तो वो सोर्स की तरह काम कर रहा है। जैसे आपका आज सेमीकंडक्टर आपका जितना सारे ट्रांसमीटर्स बोल रहा है ट्रांजिस्टर से, वो सारे ट्रांजिस्टर जैसे काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करता है। पेंटेड हो गया, ट्रायड हो गया, तो ये तो ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, आज के डेट पे कहाँ यूज होते हैं, है ना, सिवाय लेबोरेटरी पर्पस के देखने को मिलेगा। तो भाई सर्किट एलिमेंट्स वगैरह तो हमने काफी अच्छे से देखा। आई होप कि कुछ सीखने को मिला होगा आज, है ना। ये सारी बातें क्या है कि थोड़ा सा बोरिंग भी है और समझना और उसको याद रखना थोड़ा जरूरत पड़ता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इतना खास हमको ज्यादा जरूरत नहीं होता है जब हम फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट एक नंबर तो का सवाल बनता है वहां से, है ना। हाँ बोलो सर, VNI क्यों चेंज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट में? V एंड I क्यों चेंज बोल रहे हैं यार? डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट का जो डायमेंशन है वो स्पेसिफाइड थोड़ा ही ना है। अभी आप इतना सा एक ट्रांसमिशन लाइन पकड़ लो और एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन पकड़ लो 1 किलोमीटर रेंज पे, और वही सबस्टेशन आप पकड़ लो कि एक 5 किलोमीटर रेंज पे, ठीक है, तो दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो वेरी कर जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं हम इन बिटवीन टू सबस्टेशन, जो ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बोल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट बोल रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। लेकिन आप अगर एक रेजिस्टर खरीद के लाते हो और उसका वो अगर बनाते हो आप 10 ओम का रेजिस्टर है, तो वो 10 ओम का ही रेजिस्टर है, समझ रहे हो। वो उसको आप खींच के उसको बड़ा नहीं कर पा रहे, वो 10 ओम का ही है, वो लंप्ड है। आप उसी को खरीद के ला रहे हो। जब आप मैन्युफैक्चर किए हो तो उसी के हिसाब से आपने वोल्टेज और करंट स्पेसिफाई कर दिया है कि इतना वोल्टेज पे इतना करंट जाएगा तो इतना रेजिस्टेंस आएगा इसमें, ठीक ठीक है। चलो और थोड़ा सा देखते हैं। तो ये पार्ट मोटा मोटी अपने हाथ में आ जाएगा, और वो है आपका शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन। अब आते हैं और थोड़ा इम्पोर्टेंट टर्म पे। हाँ भाई, सो
क्या बोल रहा था मैं, नोड। हम जब सर्किट का एनालिसिस करेंगे तो हमको कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा, और वो है, एक तो हम बोलते हैं कि नोड। नोड क्या है? नोड क्या है? जहाँ पे दो एलिमेंट कनेक्ट होते हो नोड। जिस कनेक्टिंग जो कोई पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे अगर मेरा दो या उससे ज्यादा एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, उसी को हम नोड बोलते हैं। मतलब ये एक जंक्शन है ना, जंक्शन ऑफ टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं। ठीक है सर, तो दो रजिस्टर कनेक्ट होता है उसके बीच को भी नोड बोलते हैं ना? हाँ, कोई भी एक रजिस्टर एक कैपेसिटर कनेक्ट हुआ तो ये भी एक नोड हो गया, है ना। अगर दो रजिस्टर कनेक्ट हुआ तो भी एक नोड हो गया, तो ये भी एक नोड हो गया। तो जहां कहीं पे दो एलिमेंट मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम एक नोड कहते हैं। ब्रांच क्या है? ब्रांच क्या है? ये ब्रांच है कि पार्ट बिटवीन टू जंक्शन, पार्ट बिटवीन टू जंक्शन। तो दो जंक्शन के बीच में, पकड़ लो यहाँ पे एक जंक्शन है, इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। सो ये एक जंक्शन हो गया, ये एक जंक्शन हो गया, और इसके बीच का जो पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रांच बोल रहे हैं, है ना। कि दो जंक्शन को जो कनेक्ट कर रहा है वही एक ब्रांच है। और फिर हम डिफाइन कर रहे हैं कि लूप को, या फिर लूप क्या है? क्लोज पाथ। लूप इज द क्लोज्ड path in which, ये इंपॉर्टेंट है, in which no element or node is repeated। लूप वो क्लोज पाथ है जहां पे जो भी एलिमेंट है या फिर नोड है वो रिपीट नहीं हो रहा, उसी पार्ट को हम लोग लूप बोलेंगे। और फिर मैश क्या है? लूप और मैश में क्या अंतर है? मैश हो गया वो सारे लूप contains no other लूप के अंदर और कोई लूप ना हो, उसी लूप को हम क्या बोलते हैं, मैश बोलते हैं, और अदरवाइज इसको लूप बोलते हैं। अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए एक काम करता हूँ, एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ। पकड़ लो, ये मेरा एक सर्किट है। सर ये बहुत छोटा है, थोड़ा ऐसे बड़े में ड्रॉ करो ना। क्या चीज छोटा है? हाँ बस 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 ऐसे। ये पकड़ लो, मेरा एक सर्किट है ना। तो यहाँ पे भाई टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस बताओ तो कितने हैं? ब्रांच कितने हो जाएंगे? तो मेरे को देखना पड़ेगा कि जंक्शन कितने हैं, पहले तो वो पता करना पड़ेगा, है ना, कि नोड कितने हैं मेरे। तो नोड हो गए, ये सारे नोड्स है मेरे, n-1। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो ये सारे पॉइंट्स पे मैं देख रहा हूँ कि कनेक्टेड है। तो बता सकता है कि नोड कितना है? नोड 8 बस सर। नोड 8 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड मिल रहा है। क्या 8 नोड है यहाँ पे? 6 नोड है। और थोड़ा बढ़िया से देखो, 2 नोड है। सिर्फ 2 नोड है। 3 नोड है। 3। मारामारी कौन कौन करेगा, कर लो फिर बताना मेरे को। अब देखो भाई, नोड का डेफिनेशन क्या लिए थे हम, कि जंक्शन ऑफ 2 और मोर
सर्किट एलिमेंट्स। तो हमारा यहाँ पे देखो, ये अगर मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे ये मेरे को एक नोड मिला, चलो ठीक है। फिर ये R2 रेजिस्टेंस हो गया, इसको अगर मैं R4 बोल रहा हूँ तो R2 और R4, ये R5, दो नोड मिला मेरे को। अब R4, ये जो 4 पॉइंट है, ये R4 किसके साथ कनेक्टेड है? यहाँ पे, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, नहीं है। तो R4 जो है वो तो R5 के साथ ही कनेक्टेड है ना। हमने इसको इस तरीके से बना दिया, तो यहाँ पे एक एंगुलर शेप एक निकल के आया, लेकिन यहाँ पे क्या कोई रेजिस्टेंस है क्या? कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है यहाँ पे। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसका मतलब ये 4 पॉइंट और ये 6 दोनों ही तो 4 ही हुआ ना। यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, 0 रेजिस्टेंस का। हाँ, क्लियर? सिमिलरली ये 7 और 4 के बीच में जो ब्रांच दिख रहा है, ये क्या कोई ब्रांच है क्या? यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना। तो ये 7 जो है ये भी तो 4 ही है। ये 8 पॉइंट जो दिख रहा है वो भी तो 4 ही है, कि यहाँ पे भी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है क्या? कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से अगर इस ब्रांच को देखेंगे तो 1 के साथ जो कनेक्टेड है वो भी तो सेम ही है, तो ये भी तो 4 ही है, सेम पोटेंशियल में है ना। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ रे पापा? क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है, अदरवाइज आप आगे चल के दिक्कत आएगा सर्किट एनालिसिस में। तो सर 2 ही नोड हुए ना फिर? तो नहीं, 2 नोड कहाँ हुए? 3 नोड हुए। 3 नोड हुए। हाँ ठीक है, इसको अगर मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको अगर मैं 2 बोलता हूँ, और इसको 4 की जगह पे अगर मैं 3 बोल देता हूँ एक लाइन से, तो ये भी तो 3 हो जाएगा अभी, है ना। ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। सो कितने मिले? ये सारे मिला के एक नोड हो गया, और 1 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने मिल गए मेरे को? n = 3। क्लियर? तो यहाँ पे जिस ब्रांच पे तुमको दिख रहा है इस टाइप से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कोई अगर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट क्या है? ये इक्विपोटेंशियल है, और इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पॉइंट है, तो सेम नोड पे है, इसके बीच में कोई ब्रांच एलिमेंट नहीं है। क्लियर? तो अगर नोड मेरा 3 है, और तो ब्रांच कितना हुआ भाई? अब ब्रांच को काउंट करो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये एक ब्रांच हो गया, दूसरा ब्रांच हो गया, ये तीसरा ब्रांच हो गया, ये चौथा ब्रांच हो गया, और ये मेरा 5वां ब्रांच हो गया। कि 5 एलिमेंट है तो 5 ब्रांच है, 3 नोड से कनेक्टेड है ना। सो ब्रांच = 5। अब अगर ब्रांच 5 है, तो नंबर ऑफ मैश कितने होंगे? नंबर ऑफ b - 10 + 1 मैश, b - n + 1। इतने ही इक्वेशंस लगेंगे इसको, इस नेटवर्क को सॉल्व करने में। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैश, इट इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन required to solve a circuit by Kirchhoff's voltage। अगर आप सिंपली किरचॉफ वोल्टेज लॉ से अगर इसी नेटवर्क को सॉल्व करना चाहते हो, तो जितना नंबर ऑफ मैश होगा उतना नंबर ऑफ इक्वेशन आपको मिनिमम चाहिए, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो वो नेटवर्क सॉल्व नहीं होगा। तो नंबर ऑफ मैश कितना हो गया? b - n + 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकल के आया, जिसको आप मार्क करके रख लो, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में निकालना आ सकता है। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया और बोला कि नंबर ऑफ मैश बताओ, या फिर नंबर ऑफ लूप बताओ कितना है।
सो अगर हम नंबर ऑफ मैश ब्रांच निकाल सकते हैं, ब्रांच तो इजीली निकाल लोगे जहां जहां पे एलिमेंट लगा हुआ है, नोड भी निकाल लोगे। तो नंबर ऑफ मैश m इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, ब्रांच है मेरा 5 माइनस नोड है मेरा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। सो नंबर ऑफ मैश मेरा निकल गए यहाँ पे 3, देखो यहाँ पे 1 2 और 3, ये हो गया मेरे मैश। अब স্যার नंबर ব্রাঞ্চ অফ টু আকৌ এবাৰ শিকাই দিব নি? হয় কৈ আছো, হেড কৰি লও তাৰপিছত আকৌ ৰিপিট কৰি দিম। सो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ मैश, और जब मेरे को नंबर ऑफ मैश पता है तो मैं नंबर ऑफ लूप्स निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ लूप्स विल बी इक्वल टू m प्लस m माइनस 1 प्लस m माइनस 2 करते 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 प्लस m माइनस m तक आपको जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ m कितना है 3 है, प्लस m माइनस 1 मतलब 2 प्लस m माइनस 2 मतलब 1 और फिर 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो कितना नंबर ऑफ लूप्स निकल गया भाई, 6 लूप निकलेंगे। यहाँ से ये वाला जो सर्किट है अगर इसको देखेंगे तो हमारा इस सर्किट को, सेम सर्किट को फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इसी सर्किट को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कि 3 रजिस्टर इधर और 2 रजिस्टर इधर और ये बाकी ऐसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैश में देख रहा हूँ कि अगर मैं A B C D E F G H बोलता हूँ तो A B G H एक मैश हो गया, B C F G एक मैश हो गया, C D E F एक मैश हो गया। अब लूप क्या है, लूप में देखूंगा तो ये तो 3 मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे को। क्या क्या मिलेंगे, मैश A B G H ये मैश हो गए, और फिर B C F G और फिर C D E F C, ये एक एक मैश मेरे को मिले। और लूप अगर देखेंगे तो ये तीनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तीनों लूप होंगे ही होंगे, है ना। प्लस लूप में क्या आएगा, अभी आप इसको भी एक लूप पकड़ सकते हो, इसका भी एक लूप पकड़ सकते हो, और एक लूप तो ये पूरा का पूरा मिला के पकड़ सकते हो, है ना। सो 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अब छोटा नेटवर्क है तो हम इसको इजीली ऐसे भी पकड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो मेरे को क्या यूज करना है, ये फॉर्मूला याद रख लेना है। कभी भी एग्जाम में आए कि मैश को निकालो, लूप को निकालो, तो आप आराम से निकाल के बोल सकते हो कि भाई नंबर ऑफ मैश इक्वल टू, ये याद रखना है, अलग से रख देना किसी कॉपी में, अलग से ये फॉर्मूला जितने सारे आएंगे ना, एक कॉपी बना लेना जहाँ पे आप सिर्फ फॉर्मूला लिख के रखो और ऐसे मार्क करके रखो कि नंबर ऑफ मैश। भूल जाओगे, आज याद है, 1 महीना 1.5 महीना बाद फिर पजल्ड हो जाओगे, भूल जाओगे कहाँ पे लिखे थे, ढूंढ के नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट चीजें अलग से एक इम्पोर्टेंट कॉपी में जहाँ पे हम रिवाइज कर सकते हैं वहां पे लिख के रखना कि नंबर ऑफ मैश इक्वल टू b माइनस n प्लस 1 और नंबर ऑफ लूप इक्वल टू m प्लस m माइनस 1 प्लस m माइनस 2 प्लस m माइनस m, ऐसे करके निकल जाएगा। अब सवाल किसी का ये था कि सर ब्रांच एक बार फिर से बताएं। ब्रांच भैया वो है जहां पे आपका एलिमेंट कनेक्टेड है, जहां जहां पे एलिमेंट कनेक्टेड है वही आपका ब्रांच है। अब अगर AHG देखते हो, ए से शुरू करके यहाँ पे AH से A पॉइंट से शुरू किए और G पॉइंट तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, 0 रेजिस्टेंस है। मतलब पॉइंट A, पॉइंट H, पॉइंट G, पॉइंट F, पॉइंट E एंड पॉइंट D, ये सारे पॉइंट जो हम दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ऑल आर इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल
पोटेंशियल कि यहाँ इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, ए एच जी एफ ई एंड डी, इनके बीच में ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल है, इनके बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि F इज इक्वल टू 10 वोल्ट तो E भी 10 वोल्ट ही होगा, D भी 10 वोल्ट ही होगा, G भी 10 वोल्ट ही होगा, H भी 10 वोल्ट ही होगा और A भी 10 वोल्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हो रहा है। और सिमिलरली अगर कोई भी एक पॉइंट को मैं ग्राउंड कर दूं, यहाँ से अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ग्राउंड कर दूं, निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूं या ग्राउंड कर दूं, तो ये 0 वोल्ट बन जाएगा, तो ये सारे के सारे 0 वोल्ट बन जाएंगे, है ना। ये सारे के सारे जो है वो सारे 0.0 वोल्ट बन जाएंगे और मेरे को सिर्फ नोड बी और सी पे वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे पकड़ लो V1, यहाँ पे पकड़ लो V2 मिलेगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट का फंडा समझ में आया कि ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। भाई लोग बताओ समझ में आया तो? सर वहां तक समझ में आया, पर ये ग्राउंड वाला खाली कॉन्सेप्ट नहीं पता। आयो, ये क्या कर दिए कि ये तो सारे इक्विपोटेंशियल है ना, ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल है कि ये इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या? सॉरी, ये जो खींच दिया, फिर आप जब नोट दूंगा तो आप पजल हो जाएगा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं है। तो ये सब अगर 0 रेजिस्टेंस पे है तो A पॉइंट बोलो, H पॉइंट बोलो, G बोलो, F बोलो, E बोलो, D बोलो, सबको एक ही टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहे हो ना, सारे के सारे। ये सारे पॉइंट एक ही टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब एक ही टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे मैं कोई भी एक पोटेंशियल दे दूं, मैं अगर 10 वोल्ट देता हूं तो सब में 10 वोल्ट आएगा, मैं अगर इसको ग्राउंड कर दूं तो सब में 0 वोल्ट आएगा। वो चीज मैंने बताया, मैं जो पोटेंशियल दूंगा वही पोटेंशियल ये सारे पॉइंट पे मिल जाएंगे मेरे को। वही बोल रहा हूँ इक्विपोटेंशियल। हाँ बोलो शांति। सर यहाँ पे जो सर नंबर ऑफ ब्रांच 5 जो है, हाँ सर ये फिर से थोड़ा एक बार समझाइए सर, नंबर ऑफ ब्रांच 5 कैसे हुआ? नंबर ऑफ ब्रांच 5 है यहाँ पे सर्किट में। यही है मेरा सर्किट, है ना। ओके सर। तो ब्रांच क्या है? कोई भी दो जंक्शन के बीच कनेक्टिंग पॉइंट जो है, किसी भी दो जंक्शन को जो कनेक्ट कर रहा है वही मेरा ब्रांच है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा एक ब्रांच हो गया, इसको अगर एक पॉइंट पकड़ रहे हैं तो ये मेरा एक ब्रांच हो गया, ये मेरा दूसरा ब्रांच हो गया, ये मेरा तीसरा ब्रांच हो गया, ये चौथा ब्रांच है और ये पांचवा ब्रांच है ना। अभी आपका कंफ्यूजन है कि इसको मैं क्यों ब्रांच पकड़ नहीं रहा हूँ, ऐसा है क्या? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इसको मैं कोई ब्रांच नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है R = 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये दोनों सेम पॉइंट है, दिस टू आर सेम पॉइंट। तो मैंने सर्किट पे अलग से दिखाया है। इसी को मैं अगर शॉर्ट में बनाऊं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं, सेम सर्किट। ऐसे मैं बना सकता हूं इसको, है ना। अब यहाँ पे जैसे कॉर्नर अगर ना दूं, गोल कर दूं इसको, तब समझ में आता है अच्छा ये तो एक ही वायर है। अगर कॉर्नर दे दिया तो आपको लग रहा है कि ये तो ब्रांच हो गया है। ये थोड़े ना कॉर्नर से ब्रांच बन रहा है, ब्रांच बन रहा है उसके एलिमेंट से, जो कनेक्टिंग नोड है जंक्शन के बीच में अगर एलिमेंट है तो ब्रांच बन रहा है। क्लियर हुआ? हाँ सर। अभी यहाँ पे ये एक एलिमेंट है और इसको कनेक्ट कर रहे हो आप एक ही तार से, ये एक ही तार हो गया।
और इस पॉइंट पे से फिर इसको भी एक ही तार से कनेक्ट कर रहे हो, ये देखो, है ना। तो ये तो एक पॉइंट बना, ये दूसरा पॉइंट बना, ये तीसरा पॉइंट बना, तो 3 तो नोड बने। और नोड है अभी तो नहीं दिख रहा है ना नोड, क्योंकि गोल हो गया, एक ही तार हो गया। और ब्रांच जो हो गया, तो ये मेरा एक ब्रांच हो गया, ये वाला, ये एक ब्रांच हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5, है ना। शांति क्लियर हुआ? हाँ सर। तो सर क्लियर हो। तो यहाँ पे आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। ब्रांच, नोड, जंक्शन, सारे चीजें जो बेसिक एलिमेंटरी चीजें हैं वो हमने समझ लिया कि भाई एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, यूनिलैटरल, बायलैटरल, लैम्प, डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सारे क्या चीज है। और लिनियर, नॉन लिनियर समझ गए। एक सर्किट, एक और टाइप से हम सर्किट को, नेटवर्क को डिफाइन करते हैं, बता दूं तो खत्म करते हैं कि और एक तरीका है, वो है टाइम वेरिएंट या फिर टाइम इनवेरिएंट, है ना। टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है आपका पैरामीटर तो वो टाइम वेरिएंट है, और टाइम के साथ अगर नहीं वेरी कर रहा है तो वो आपका टाइम इनवेरिएंट है। तो आपका जो भी रेस्पॉन्स होगा वो RT या VT, IT, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो आप क्या बोल रहे हो उसको, टाइम वेरिएंट, अदरवाइज दैट इज योर टाइम इनवेरिएंट, जिसमें आपका समय के साथ जो भी पैरामीटर है वो पैरामीटर आपका बदल नहीं है। तो इन्हीं सारी सर्किट्स के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सर्किट एनालिसिस करेंगे। और उससे पहले आप लोग, कल का दिन मिलेगा आपको, आप ये जो पार्ट है इसको खत्म कर लो। ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर लगता है जब हम पढ़ते हैं इसको किताब से, कि भाई नोड, मैश, लूप, ये एक ही जैसा लगता है कि मैश क्या है और लूप क्या है, लेकिन चीजों का डेफिनेशन एक ही नहीं है। अदरवाइज क्यों अलग अलग टर्म यूज करते हैं। तो साइंस जब पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं, तो टर्म्स जब हम अलग यूज करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण छुपा हुआ होता है, ठीक है। सो लूप आप बोल रहे हो कोई भी क्लोज पाथ इन व्हिच नो एलिमेंट और नोड इज रिपीटेड, तो जो भी क्लोज पाथ है, कोई भी क्लोज पाथ है, उसी को हम लूप बोल दे रहे हैं। लेकिन मैश जब हम डिफाइन कर रहे हैं किसी भी सर्किट पे, तो वो सारे लूप को ही कंसिडर कर रहे हैं जो लूप फिर से रिपीट नहीं हो रहा है, लूप अंदर में नहीं हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ मैशेस आर ऑलवेज कम होंगे आपके नंबर ऑफ लूप से। तो लूप और मैश का डेफिनेशन को समझो बढ़िया से, फिर ब्रांच को समझो, जंक्शन और नोड को समझो। और नेक्स्ट डे हम लोग इसी के ऊपर नेटवर्क एनालिसिस करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसमें ध्यान देंगे, है ना। तो आज के लिए खत्म करें यहाँ पे। यस सर, यस सर, यस सर। बाय सर। बाय बाय, यहाँ पे खत्म कर दें। सर हाउ सर हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोले क्या, पहले तो समझ रहे थे, लेकिन जो लास्ट में है ना, लास्ट का समय थोड़ा ऊपर से गया, थोड़ा सा मतलब समझ में आया, थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया। रिपीट, वीडियो तो मिल जाएगा, रिपीट करना, हो सकता है समझ में आए ना आए तो फिर से बोलना, तो बता देंगे। ओके सर, खत्म हो गया। बाय सर। How active and passive elements are linked with source and sink. I mean, how can we say from synchronous machine graph that quadrant part 1 is motor and quadrant 2 is generator? भाई पिंकू है क्या? हाँ पिंकू कुमार, आपका जो सवाल है कि how can we say from synchronous machine graph that quadrant 1 is motor and, यार क्वाड्रेंट 1 जब आप बता रहे हो VI कैरेक्टरिस्टिक में, तो क्वाड्रेंट 1 में आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव रेजिस्टेंस मिल रहा है। और रेजिस्टेंस जब पॉजिटिव है मतलब रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कि वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। तो वोल्टेज दे रहे हो, करंट वो खींच रहा है।
सो इसीलिए आप इसको बोल रहे हो कि ये मोटर का कैरेक्टरिस्टिक उसी में आएगा कि आप जब वोल्टेज दोगे तो मोटर क्या है, एब्जॉर्ब करेगा करंट को, तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, सोचने का ये। और जब जनरेटर है तो क्या हो रहा है कि आप उसमें वोल्टेज तो दे नहीं रहे हो, वो आपको वोल्टेज दे रहा है, सप्लाई दे रहा है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट पे सोर्स पे आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार फिर से देखना कल, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम सोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो निगेटिव रेजिस्टेंस आ रहा है, और सिंक बोल रहे हैं पॉजिटिव रेजिस्टेंस आ रहा है। जो पॉजिटिव रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि वो सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है, सप्लाई दे नहीं रहा है ना। ठीक है पिंकू, हाउ एक्टिव एंड पैसिव रेजिस्टेंस सोर्स एंड सिंक, आई मीन ठीक है, ये तो हो गया। लूप कैन बी ए मैश बट मैश कैन नॉट बी ए लूप। ओके, rechargeable battery will be bilateral. ठीक है, चलो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बढ़िया से, है ना। गुड नाइट सर। गुड नाइट प्रदीप। गुड नाइट सर। गुड नाइट Thank you. सर।